तो कल के क्लास में हम लोग साउंड पढ़ लिए थे और आज हम लोग रिवीजन करेंगे लाइट का। तो अभी कॉपी कलम रख दीजिए और आराम से एक कहानी सुनेंगे और आपका लाइट क्लियर हो जाएगा। एक साइंटिस्ट हुए न्यूटन। न्यूटन ने एक कर्पस्कुलर का सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि लाइट एक कण है जो सीधा रेखा में गमन करता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखें, लाइट है, हम यहाँ पे हाथ रख दिए, परछाई बन गया। इसका मतलब क्या हो कि लाइट जो कण है वो आया और यहाँ पे टकरा गया, इस कारण मेरा परछाई बन रहा है, यानी कि ये छाया बन रहा है हमारा। तो न्यूटन ने कहा कि लाइट एक कण है। लेकिन न्यूटन के समानांतर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगन्स। ह्यूगन्स ने कहा कि न्यूटन झूठ बोल रहा है। तो सब लोग पूछे कि कैसे आप कह रहे हैं कि न्यूटन झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि पत्ता का परछाई देखो। जैसे आप लोग ये इसको देख रहे होंगे, यह एक पत्ता है, किसका? उड़हुल का। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हिबिस्कस, है ना, हिबिस्कस। लेकिन हम लोग को उड़हुल ही सही है। उन्होंने कहा कि इस पत्ता का परछाई देखो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पत्ता में डिजाइनिंग है, दिख रहा है आप लोग को? देखिए, है डिजाइनिंग। लेकिन जब आप इसका परछाई देखेंगे तो डिजाइनिंग गायब है। पत्ता का परछाई यहाँ पे बन रहा है, कैसा बन रहा है? ये गोल बन रहा है, डिजाइनिंग नहीं पता चल रहा। तो ह्यूगन्स ने यही बात को कहा कि जो न्यूटन कह रहा है कि लाइट सीधा रेखा में गमन करता है, से न्यूटन झूठ बोल रहा है। लाइट कोना से मुड़ जाता है और लाइट के इस जो कोना से मुड़ जाने का गुण है उसी को ह्यूगन्स ने कहा डिफ्रैक्शन। लेकिन ह्यूगन्स का उतना नाम इतिहास में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और न्यूटन पे समझिए अगर 50 पन्ना का निबंध छपा है तो ह्यूगन्स पे 2 पन्ना में या 2 लाइन में निबंध छपा है कि हाँ ह्यूगन्स भी कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने लाइट को तरंग माना है। और इन्होंने कहा क्योंकि लाइट कोने से मुड़ जाता है और मुड़ने का गुण सिर्फ और सिर्फ तरंग में होता है, तो ह्यूगन्स ने लाइट को एक तरंग माना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 तरह के साइंटिस्ट आ गए। एक न्यूटन महाराज जो लाइट को क्या मान रहे हैं? कण मान रहे हैं, पार्टिकल मान रहे हैं। दूसरे ह्यूगन्स जो लाइट को क्या मान रहे हैं? तरंग, एक वेव मान रहे हैं। इन दोनों की यह 1700 के आसपास की घटना है, दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन ह्यूगन्स का ही एक चेला है जिनका नाम है थॉमस यंग। यह न्यूटन्स के ही ह्यूगन्स के ही चेला थे। थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे उसकी कुछ खास आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट करके यह बताया कि इन्होंने इंटरफेरेंस के सिद्धांत का खोज किया। इंटरफेरेंस का सिद्धांत हम लोग कल के क्लास में जब हम लोग साउंड का रिवीजन कर रहे थे वहाँ पे चर्चा किए थे। इंटरफेरेंस क्या होता है, जैसे आपको आसान भाषा में देखें, अगर लाइट में हम इंटरफेरेंस का बात करें तो जब 2 तरंग, 2 किरण एक दूसरे पर जब सुपर पोजिशन कर जाती है, अध्यारोपित कर जाती है, तो कहीं कहीं उसका आयाम बढ़ जाता है और कहीं कहीं उसका आयाम घट जाता है, तो जिससे आपको कहीं कहीं वो चमकता हुआ प्रतीत होगा। आप लोग देखेंगे साबुन का बुलबुला, कहीं कहीं वो चमकता है और कहीं पे उदास टाइप का नहीं चमकता। तो थॉमस यंग ने इस इंटरफेरेंस के सिद्धांत का खोज किया और थॉमस यंग ने कहा कि यह जो इंटरफेरेंस है यह सिर्फ और सिर्फ तरंग में ही हो सकता है, यानी कि और इंटरफेरेंस लाइट में होता है। साबुन का बुलबुला आप लोग देखें तो आप लोग देख रहे हैं कि ह्यूगन्स भी क्या कह रहे हैं? लाइट एक तरंग है। और थॉमस यंग भी क्या कर रहे हैं कि लाइट एक तरंग है। तो आप देख रहे हैं कि 2 साइंटिस्ट लाइट को तरंग मान रहे हैं और न्यूटन कण मान रहे हैं। फिर थोड़ा सा समय आगे बढ़ा और एक और सिद्धांत का खोज हो गया जिसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आप लोग समझते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन मतलब जैसे कि 3 एक्सिस होता है ना, जैसे हम ऐसे कर दिए
तो यह हमारा हो गया एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे खड़ा हैं, यह मेरा मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन, अच्छा आप लोग मीन पोजीशन से क्या समझते हैं? कहीं पे फिक्स किया हुआ। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया, तो कुछ लोग नादान बालक ऐसे सवाल उठा देते हैं कि 5th सेंचुरी एडी में आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया, तो रामायण में कैसे लिखा है कि रावण का 10 सर था? तो आर्यभट्ट ने जिस जीरो का खोज किया, अगर आप इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जीरो लिखते हैं, फिर इधर हम +1 +2 चलते हैं और इधर हम लोग -1 -2 चलते हैं। आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, अगर कोई आदमी ऐसा जो कभी स्कूल वगैरह नहीं गया हो, तो उसको आप 100 रुपया दे दीजिए और उसको कहिए कि कुछ मेरा सामान ले आओ, और उसको आप भी 100 रुपया दे दीजिए और आप भी अपना कुछ उसको सामान बता दीजिए। तो एक आम आदमी क्या करेगा? 200 रुपया को रख लिया पैकेट में, सामान लिया, आपको माइनस करके दे दिया कि हाँ भाई तुम्हारा इतना हुआ और इतना पैसा बचा। अगर जो स्कूल वगैरह नहीं गया है वो क्या करेगा? आपका 100 रुपया इधर पॉकेट में रखेगा, आपका 100 रुपया इधर पॉकेट में रखेगा और अपना 100 रुपया इधर पॉकेट में रखेगा। आप देखेगा अच्छा ये हमको वो सामान बोले थे आयुष, तो आपसे बोलेगा कि ये सामान दीजिए, जो बचेगा उसको इस पॉकेट में रख लेगा। वो मिला नहीं सकता। आप लोग इसको कभी देखे हैं? ऐसा आपको गांव घर में या ऐसा देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वह, लेकिन वह कोई भी आपको दिख रहा है तो वो गिनती कर लेगा आराम से। इसी को हम लोग कहते हैं मैथ में नेचुरल नंबर, यानी कि वो गिन लेगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो जीरो नहीं गिन पाएगा। हम लोग जीरो को क्या समझते हैं कि कुछ नहीं होना, नहीं, जीरो मतलब जीरो एग्जिस्ट करता है। और आर्यभट्ट ने इसी जीरो का खोज किया, और जब ये जीरो का खोज कर गया तो हम नेगेटिव की तरफ भी अपना नंबर लाइन को ले जा सकते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, तभी तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आर्यभट्ट ने इस जीरो का खोज किया, उस जीरो का नहीं जो हम लोग कहते हैं। क्लियर है? तो ध्रुवीकरण हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। तो हम लोग देखें कि 3 एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड। तो अगर मान लीजिए हम यहां पर अपना एक मीन पोजीशन बना लेते हैं, अब हमको एक्स एक्सिस में ट्रेवल करना है, तो हम ऐसे ट्रेवल किए। हमको वाई एक्सिस में ट्रेवल करना है तो हम आगे पीछे ट्रेवल किए, और अगर हमको जेड एक्सिस में ट्रेवल करना है तो हम अप डाउन ट्रेवल किए। अगर हम किसी भी लाइट को, या इनफैक्ट लाइट में गुण होता है पोलराइजेशन का, अगर हम उसके किसी भी एक एक्सिस में रोक दें उसके गमन को, इसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। जैसे कि कोई आ जाइए, आप ही आ जाइए कोई यहाँ पे, थोड़ा प्रैक्टिकल ही कर लेते हम लोग पोलराइजेशन। जैसे कि ये अब हमारे सामने उपस्थित हो चुके हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस में मूवमेंट कर सकते हैं। अब हम इनको ऐसे हम ब्लॉक कर दिए। अब हम इनको कहेंगे कि आप हमें वाई एक्सिस में मूव करके दिखाइए। नहीं कर पाएंगे। एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं आप? यस सर। एक्स में कर सकते हैं, जेड में भी मूवमेंट हो सकता है। यानी कि हमने क्या किया, बैठ जाइए, धन्यवाद। तो हमने क्या किया कि इनका किसी पर्टिकुलर एक्सिस में गमन को रोक दिया। इसी गुण को कहते हैं ध्रुवीकरण, इसी गुण को कहते हैं पोलराइजेशन, और यह गुण लाइट में होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, लेजर लाइट। मारते हैं लेजर लाइट। अब जैसे ये बल्ब चमक रहा है, सब जगह फैल रहा है, लेकिन हम इसको ध्रुवीकरण कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। इसके एक्स वाई जेड एक्सिस पे मेरा कंट्रोल है। अगर हम दीवार को इधर शिफ्ट कर दें, अगर दीवार को हम एक्स एक्सिस मान के चल रहे हैं और इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर दें, तो हम क्या किया, इसको पोलराइज कर दिए, है ना। लेजर लाइट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग देखते होंगे, किताब खरीदने जाते होंगे तो लिखा रहता था आर.एस. अग्रवाल की किताब में कि होलोग्राम देखकर ही खरीदे। तो होलोग्राम ऐसे ऐसे कुछ करने से चमकता था। क्या है वो? पोलराइजेशन है, कि एक स्पेशल एक्सिस पे ही वो लाइट हमें चमकता हुआ दिखेगा। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही हो सकता है। वेव में हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहां पे अगर आप देखिएगा तो ह्यूगन्स ने क्या कहा कि लाइट एक तरंग है, उन्होंने डिफ्रैक्शन का सिद्धांत दिया। उनके चेला है थॉमस यंग, इन्होंने इंटरफेरेंस का खोज किया अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा।
और इन्होंने क्या कहा कि इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ तरंग में ही हो सकता है, जैसे बुलबुला चमक रहा है, ये सब क्या उसी का उदाहरण है। और एक और सिद्धांत का खोज हो गया जिसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। और ध्रुवीकरण सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इस स्थिति तक तीन तीन ऐसे खोज हो चुके हैं जो क्या बता रहे हैं कि लाइट क्या है, एक तरंग है। और इधर बेचारे न्यूटन हमारे अकेले बैठे हुए हैं, इन तो काफ़ी पहले पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं इस टाइम तक। तो आप देख रहे स्थिति कितना अभी गंभीर है। लेकिन 20वीं सदी में एक महानतम साइंटिस्ट का जन्म हुआ, आपने नाम सुन रखा होगा आइंस्टाइन का। आपको पता है ये 9th में 4 बार ये फेल हो गए थे। इनको मैडम डायरी पे लिख दी कि बालक एकदम मंद बुद्धि का है, कोनो काम का ये बालक नहीं है। और उससे पहले भी 2-3 बार फेल हुए थे, लेकिन देखिए ये सबसे महानतम साइंटिस्ट बन गए। कुछ लोग ऐसे भी मतलब एक अफवाह टाइप का भी कह सकते हैं, ऐसा कहते हैं कि इनको थोड़ा सा कुछ दूसरे दुनिया के लोगों से संपर्क हो चुका था। इस पर एगो मूवी भी बनी है, आप लोग कहिएगा नहीं नहीं फलानवे मूवी था और उसमें फलानवे हीरोइन थी, तो आप लोग समझ रहे कि किस मूवी की बात हो रही, क्रिस वगैरह की, आप लोग देखे होंगे ऐसा, है ना। तो इसके बारे में ऐसे ऐसे कहावत, एक अफवाह टाइप का भी कह सकते हैं, सच भी थोड़ा मानना थोड़ा सा कठिन है। आइंस्टाइन ने एक नया सिद्धांत का खोज किया जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीन चीज सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय। किसी चीज की उत्पत्ति भगवान ही कर सकते हैं। आप सोना का हार बना सकते हैं लेकिन सोना नहीं बना सकते। आप लोहा से गाड़ी बना लीजिए, ब्रिज बना दीजिए, लेकिन लोहा नहीं बना सकते, वो तो आपको धरती से ही मिलेगा। जनरेट, सृष्टि का संचालन करना, ऑपरेट, और एक होता है डिस्ट्रॉय। अगर आपको हम कहें कि इस बोर्ड को एकदम ख़त्म कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, तो आप लोग को लगा हाँ सर पावर दीजिए ना, इसको तो ख़त्म कर देंगे। तो आप इसको तोड़ भी दीजिएगा तो भी ये तोड़ा हुआ बोर्ड है, आग भी लगा दीजिएगा तो भी ये जला हुआ बोर्ड रहेगा। इसके अस्तित्व को आप समाप्त नहीं कर सकते। ये पृथ्वी पर चाहे जला हुआ बोर्ड के रूप में रहे, चाहे टूटा हुआ बोर्ड के रूप में रहे, किसी ना किसी रूप में ये उपस्थित रहेगा ही रहेगा। और आइंस्टाइन ने एक नया चीज़ का खोज कर दिया, उन्होंने जनरेट कर दिया। क्या जनरेट किया? उन्होंने कहा कि देखो भाई, यह एक सोलर प्लेट है ना, सोलर प्लेट पे सन का लाइट पड़ा, सन का लाइट पड़ा तो हमारा यहाँ पे बल्ब जल गया, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन। और आइंस्टाइन ने कहा कि तरंग से कुछ नहीं निकलता। जब हम लोग तरंग की चर्चा किए थे, वहाँ पे बात किए थे, क्या तो क्या एनर्जी को एक तरह से ट्रेवल करने का एक माध्यम है। तरंग में से कुछ नहीं निकलता, निकलता किससे है, कण से निकलता है। अब बस में पैसेंजर बैठेगा तभी तो वो उतरेगा, यानी कि यह जो लाइट आ रहा है, आइंस्टाइन ने जो कहा, इसमें इलेक्ट्रॉन है तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है लाइट पड़ने पे। और इसी के आधार पे आइंस्टाइन ने कहा कि क्योंकि तरंग से कुछ नहीं निकलता और कण से निकलता है, इस कारण आइंस्टाइन ने लाइट को एक कण माना। लेकिन फिर भी इधर वाले जो लोग थे, तरंग वाले लोग, वो भी धीरे धीरे पूछ दे कि ठीक है आइंस्टाइन जी, आप जो बताए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो तो हम समझ गए, लेकिन ये भी बताइए कि भाई पत्ता का परछाई गोल काहे बन रहा है, बुलबुला रंगीन काहे है, और पोलराइजेशन क्यों? तो आइंस्टाइन उसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो सब हम नहीं जानते, लेकिन ये चीज़ हम खोज कर दिए हैं। तो अभी भी साइंटिस्ट एक मत नहीं हो पा रहे हैं। तो इस टाइम का अगर आप कंडीशन देखिएगा तो बच्चा टीचरों लोग का भी माथा घुमा हुआ है। अब कोई बच्चा पूछे कि सर क्या कहते हैं, लाइट को कण माने कि तरंग माने, तो कोई टीचर कहे कि MWF यानी कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को लाइट को कण मान लो, और TTS यानी कि ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को लाइट को तरंग मान लो। तो बच्चा पूछे सर संडे को, तो संडे को लाइट उठ का नाम मत लो, एकदम मेरा माथा खराब हो जाता है। तो आप देख रहे स्थिति कितना यहाँ पे गंभीर हो चुका है। बच्चा टीचरों परेशान है लाइट से। तो एक साइंटिस्ट हुए
आपने उनका नाम सुना होगा, डी ब्रोगली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यह जो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था उस फॉर्मूला को इन्होंने लेकर और वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल दिया। इन्होंने आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली जो फॉर्मूला था उसको लेके इन्होंने वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल दिया और उन्होंने कहा यूरेका यूरेका यूरेका, यानी कि हमने खोज कर दिया क्या। और डी ब्रोगली ने कहा कि लाइट में डुअल नेचर होता है, यानी कि लाइट एक कण है जो तरंग के भी कुछ गुण रखता है और इसी से हम लोग कहते हैं लाइट का द्वैत सिद्धांत, हिंदी में इसी को कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्लियर यहां तक? रिपीट करूं? कहानी तो सुनने में मजा आया होगा। थोड़ा सा वो बोला, कौन सा? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो आइंस्टाइन लाइट को कण माने थे ना। हाँ हाँ हाँ, आइंस्टाइन ने क्या कहा कि सोलर प्लेट होता है, उसमें सनलाइट पड़ता है, ठीक है। तो सनलाइट पड़ा और उससे फिर हमारा बैटरी चार्ज हो गया, बल्ब जल गया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो यानी कि सोलर प्लेट्स तो नहीं निकला, क्योंकि अगर रहता तो अंधेरा में भी जल जाता हमारा। यानी कि वो जो लाइट आ रहा है, जो सनलाइट आ रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन उस बस में बैठ के आया होगा तभी तो यहाँ पे अपना बदलेगा, क्या बोलते उसको, साधन। इसी को इन्होंने कहा और आइंस्टाइन ने इसी चीज को फोटोन कहा। आइंस्टाइन ने कहा था कि कण, लाइट क्या है, छोटे छोटे पैकेट है। किसके पैकेट है? फोटोन के। और फोटोन का गुण होता है कि इसका कोई मास नहीं होता और लेकिन इसका वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप सोचिए इस फोटोन में अगर मास होता तो गोली बंदूक बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चोट बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर क्या, मास इंटू वेलोसिटी। अब जैसे कि मान लीजिए आप एक रास्ता से जा रहे हैं, भेलपूरी आप नहीं खा रहे हैं और आप देखिए एक आदमी को ईंटा उठाए हुए हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। और जैसे ही वैसे कर दिया तो आप समझ गए कि ये क्या है, मास है, और अगर ये वेलोसिटी दे दिया तो हमको लग जाएगा चोट। आइंस्टाइन ने वही कहा कि जो फोटोन है ना, जो इसका इन्होंने नामकरण किया, फोटोन नामकरण किया कि क्या पैकेट है, छोटे छोटे पैकेट हैं, इसका वेलोसिटी होता है लेकिन मास नहीं होता। अगर इसमें मास होता तो आदमी को गोली बंदूक बनाने की आवश्यकता नहीं होती, लाइट में गया जा, पूरा शरीर में आर पार हो गया। क्लियर है? और कहीं पे कुछ पूछना है? सारे सिद्धांत क्लियर है ना? कहानी सुनने में मजा लगा होगा, लेकिन जनरल कंपटीशन में यहीं से बहुत ही बेजोड़ सवाल बन सकता है। जैसे आप लोग से पूछूं कि अगर लाइट को कण माने तो लाइट के किस गुण की व्याख्या नहीं की जा सकती। अगर हम लाइट को कण मानेंगे तो लाइट के किस गुण की व्याख्या नहीं की जा सकती। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन का भी व्याख्या नहीं किया जा सकता। क्लियर है? सवाल को पलट दिया जाए, लाइट को अगर हम तरंग माने तो लाइट के किस गुण की व्याख्या नहीं की जा सकती, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज को समझने का प्रयास करेंगे और उसी से आपको सवाल पूछे जाते हैं। पहला हेडिंग देंगे हम लोग स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि इसको प्रकीर्णन बोलते शायद हिंदी में। आप लोगों ने एक चीज 10वें क्लास में रटा होगा कि लाइट सीधा रेखा में गमन करता है, और मैडम ने एक चीज और रटवाया होगा कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो उस टाइम तो आप लोग रट गए होंगे, लेकिन अभी आप कहानी सुने तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम कह रहे हैं कि लाइट सीधा रेखा में गमन करता है और लाइट में वेवलेंथ भी है। अब कोई चीज़ वेव के रूप में चलेगा तभी तो वेवलेंथ होगा। कोई सीधा चल रहा है तो उसमें वेवलेंथ होगा? नहीं होगा। तो अब आपको उस डाउट का आंसर इस कहानी के माध्यम से मिल गया होगा। अब उसी का प्रयोग हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
इन दोनों में कौन सा वेव लाल रंग को बता रहा है और कौन सा बैगनी रंग को? बता सकते हैं कोई? कौन सा? नीचे वाला लाल को बता रहा है, ऊपर वाला आपका कहना ऊपर वाला लाल को बता रहा है। अच्छा, सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है, लाल का कि बैगनी का? लाल का वेवलेंथ अधिक होता है। तो वेवलेंथ यही है ना, वेव की क्लास में बताए तो थे, ये है ना वेवलेंथ। यानी कि ये किसको बता रहा है, ये रेड कलर का रिप्रेजेंटेशन है और ये वायलेट कलर का रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, क्या हम लाइट को इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में? क्यों? क्योंकि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि लाइट में पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो वैसे हम लोग रिप्रेजेंट इसको नहीं कर सकते। तो यह हमारा रेड है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, और ये हमारा वायलेट है क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है। आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे कि लाइट सबसे दूर लाल रंग सबसे दूर तक जाता है और बैगनी सबसे कम तक जाता है। तो बैगनी को हम थोड़ा सा कम भेज देते हैं और रेड को थोड़ा सा हम रूम में धूल कण भरे रहते हैं, एटमॉस्फेयर में धूल कण छोटे छोटे कण भरे हुए रहते हैं। आप लोग पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए रोड पे दो तरह का मोटरसाइकिल वाला आपको मिलता होगा, एक जो ऐसे ऐसे लहरिया एकदम मारता होगा, वो बिन लहरिया के एक को डेगने चलता है, और एक जो ठीक है आराम से जहाँ हुआ वहाँ पे मुड़ रहा है। अब ये बताइए, जो ज़्यादा लहरिया मार रहा है यानी कि इस टाइप का डिजाइनिंग दे रहा है वो, और एक जो आराम से मुड़ा, ठीक है जहाँ जगह मिला वहाँ पे मुड़े जहाँ जरूरत पड़ा, तो किसका ज़्यादा जीने का चांस है? ऊपर वाला का। यानी कि वो अपना लाइफ को ज़्यादा दूर तक जी पाएगा, और जो ज़्यादा लहरियाँ मार रहा है यानी कि यमराज का बहुत बड़ा फैन है, यही साबित होता है इससे। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो क्या है कि मान लीजिए एटमॉस्फेयर में बहुत सारे धूल कण भरे पड़े हैं। अब जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी कि रेड लाइट वाला जो ड्राइवर है वो काफ़ी समझदार ड्राइवर है, तो वह कम टकराता है, और क्योंकि वह कम टकराता है तो उसका स्कैटरिंग कम होता है। इंग्लिश में एक टर्म भी है स्कैटर, मतलब फैल जाना। तो अब क्योंकि यह कम टकरा रहा है धूल कण से, यानी कि इसका कम फैला हुआ, तो जब कम फैला हुआ तो यह दूर तक ट्रेवल करेगा। और यह जो बैगनी कलर है ये ज़्यादा लहरियाँ मार रहा है, यानी कि ज़्यादा टकराएगा, तो जब ये ज़्यादा टकराएगा तो ये कम दूर तक जाएगा। अब समझ गए कि लाल दूर तक क्यों गमन करता है और बैगनी कम दूरी तक जाता है। अब मान लीजिए आपको रूम में 0 वाट का बल्ब लगाना है, अब आप चाहते हैं कि पूरा सोसाइटी देखे कि हम 0 वाट का बल्ब लगाए हैं, तो आप लाल रंग का लगाइएगा। रूम में अंधेरा दिखेगा लेकिन दूर दूर तक दिख जाएगा कि हाँ ये 0 वाट का बल्ब लगाया है। और अगर आपको चाहते नहीं ठीक है सोसाइटी ना देखे, कम से कम मेरा घर में थोड़ा सा रोशनी दिखे, तो आप बैगनी कलर का लगाइएगा, तो आपको दिखेगा थोड़ा सा रूम में ज़्यादा लाइट, लेकिन दूर वाला को नहीं दिखेगा। क्लियर है? इस कारण आप लोग देखते होंगे जो भी ट्रैफिक लाइट होते हैं या खासकर ट्रेन में आप लोग देखते हैं तो क्या उसमें लाल का सिग्नल दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है क्योंकि लाल दूर तक गमन कर सकता है। तो दूर से ही अगर कोई ड्राइवर है तो उसको दूर से ही दिख जाएगा कि हाँ आगे लाल है तो हमको ब्रेक लगाना चाहिए। आपको इसमें जो पूछे जाते हैं वो इसके उदाहरण से रिलेटेड कुछ पूछे जाते हैं, जैसे उगता और डूबता सूरज लाल होता है, क्यों? उगता और डूबता सूरज लाल क्यों होता है? क्योंकि बाकी सारा लाइट कट जाता है। बाकी से लाइट कट जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, उसके पार्टिकल में लोग क्योंकि सबसे दूरी पर हो रहा था हम लोग से सबसे ज़्यादा दूरी। हाँ ये सही जवाब हुआ। जैसे कि ये अर्थ है ना, और यहाँ पे हम सन बनाते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं। अब इस टाइम क्या होता है, जब आप इलेप्टिकल शेप की बात करेंगे तो यहाँ पे सन थोड़ा सा दूर हो जाता है, और जब दूर हो जाता है तो क्या
बैगनी कलर और बाकी कलर का बिखराव ज़्यादा होता है, और क्योंकि उनका बिखराव ज़्यादा होता है इस कारण जो लाल रंग है वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करता है, तो हम लोग तक पहुंचता है, और इस कारण उगता सूरज और डूबता सूरज लाल रंग का प्रतीत होता है। तो आप लोग क्लियर है कि लाल रंग का वो क्यों दिखता है। अब इससे आपको कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछा जाए कि लाल रंग दूर तक गमन करता है क्योंकि ऑप्शन ए उसका स्कैटरिंग कम होता है, और ऑप्शन बी उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। स्कैटरिंग कम होता है ना, क्योंकि लाल में तो लोग ज़्यादा रटले रहता है, वो तो घर में आके समझेगा कि ज़्यादा क्या कम क्या, वहाँ पे तो लाल रटले हैं 10वें में ज़्यादा, क्योंकि लाल का स्कैटरिंग कम होता है। अब तो इससे और थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट किया जाए, ऐसा पूछा जाए कि उगता और डूबता सूरज लाल रंग का प्रतीक होता है क्योंकि लाल का स्कैटरिंग कम होता है, लाल का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी लाल दूर तक ट्रेवल करता है क्योंकि उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, और ऑप्शन डी लाल ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करता है क्योंकि उसका स्कैटरिंग कम होता है, और बीपीएससी है तो ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, इसमें दो सही होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन सी में थोड़ा सा ट्विस्ट करके गलत एक्सप्लेनेशन दिया गया। क्लियर है। तो किस तरह से यहाँ से सवाल आपको बन सकते हैं स्कैटरिंग के। हम लोग जैसे देखें लाल सूरज वाला, है ना, आसमान हम लोग को नीला जनाई देता है। क्यों जनाई देता है नीला? आसमान नज़दीक है, अच्छा। उस टाइम सबसे ज़्यादा नजदीक। देखिए हम लोग का जो आँख है ना उसका कुछ इंडेक्स होता है देखने का। अगर इसका हम लोग एक ग्राफ के रूप में इसको देखने का प्रयास करें तो VIBGYOR ये इसका एक इंडेक्स है, मतलब सेंसिटिविटी इंडेक्स, ह्यूमन आई का सेंसिटिविटी इंडेक्स का ये ग्राफ है। इसमें हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव येलो रंग के प्रति हैं। आप लोग अपना प्रैक्टिकल लाइफ में देखिएगा तो येलो में वेरिएशन आप तरह तरह के देख सकते हैं। जैसे कि देखिए उनका टी शर्ट देखिए, वह भी येलो ही है ना। ये जो मेरा रुमाल ये भी थोड़ा सा येलो में कह सकते हैं, यह भी थोड़ा सा येलो ही है, ये जो पैच है ज़मीन पे। और वो जो है ये बैनर में वो भी येलो ही है, और वो जो बोरा है वह भी येलो ही है। लेकिन आप सभी तरह के येलो को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना। सभी तरह के येलो को आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और हमारा आँख ज़्यादा सेंसिटिव होता है येलो रंग के प्रति, सबसे मैक्सिमम किसके प्रति? येलो के प्रति। और ये जो वायलट, इंडिगो और ब्लू दिख रहे हैं ना, तो इनका जो वेवलेंथ है, ये अगर वायलट की बात करें तो ये 4000 एंगस्ट्रम से लेकर, और रेड का होता है 7500 एंगस्ट्रम। तो इन तीनों का वेवलेंथ में अंतर बहुत कम है। और क्योंकि हमारा आँख ब्लू के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है इस कारण हमें ब्लू रंग दिखता है। हालांकि स्कैटरिंग तो सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है, लेकिन क्योंकि इनके बीच में जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम होता है। सनलाइट से तो सारे तरह के आ रहे हैं, और सारे लाइट क्या हो गए? स्कैटर हो गए। और क्योंकि सारे लाइट स्कैटर हो गए आसमान में, और हम लोग का आँख ब्लू रंग के प्रति थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है इन तीनों के कंपैरिजन में, इस कारण आसमान हमें नीला जनाई देता है। क्लियर है। समुद्र का जल भी नीला जनाई देता है। तो आप लोग यहाँ पे हम मान लीजिए आपको आसमान दिखा दिए, अब एग्जाम में वो आपसे पूछ देगा कि अंतरिक्ष में अगर हम आसमान देखें तो आसमान किस रंग का जनाई देगा? काला रंग का जनाई देगा। अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी किस रंग का जनाई देगी? ब्लू। कहते भी उसको ब्लू प्लेनेट। क्यों? क्योंकि हमारे में 71% हिस्सा पानी है, और सारे जब रंग को हम स्कैटर कर देते हैं और ब्लू रंग के प्रति हमारा आँख ज़्यादा सेंसिटिव है तो ब्लू जनाई देता है। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पे मान लीजिए हवा ना हो, और अगर हम पृथ्वी से तब आसमान की तरफ देखें तो आसमान किस रंग का दिखेगा? ब्लैक है आपका, और आपका? कोई कलर नहीं होगा, ब्लैक कलर है ना, काला कलर। तो आसमान काला रंग का दिखेगा, क्योंकि हवा नहीं है तो स्कैटरिंग होगा ही नहीं। हाँ,
वैक्यूम नहीं, अगर हवा नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगा। तो जब स्कैटरिंग नहीं होगा तो काला ही दिखेगा। आप लोग बादल देखे होंगे, कौन कौन रंग का बादल देखे आप? और काला और उजला। अच्छा, ऐसा कभी देखे कि काला बादल थोड़ा सा नज़दीक लगता है और उजला वाला थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा में लगता है? ऐसा क्यों होता है? काला बादल क्या करता है, वह सारे तरह के किरण को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो किसी को स्कैटर नहीं करता। इस कारण काला रंग का बादल काला दिखता है। लेकिन जो उजला रंग का बादल है वह सभी को रिफ्लेक्ट कर देता है, इस कारण वह वाइट कलर का दिखता है। हाँ, ये गुण क्यों होता है? यह गुण बादल के हाइट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। थोड़ा सा वो हाइट पे रहेगा तो वह सारे लाइट को स्कैटर कर देगा और इस कारण वह वाइट रंग का दिखेगा। थोड़ा सा वो नीचे रहेगा, लो लेवल पर रहेगा, तो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और इस कारण वह काला रंग का दिखेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बादल काला रंग का दिखता है क्यों? ऑप्शन ए, क्योंकि वह सबसे अधिक स्कैटरिंग करता है लाइट का। ऑप्शन बी, वह लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑप्शन सी, क्योंकि कृष्ण जी घनश्याम थे उस कारण बादल काला रंग का रहता है। कभी कभी ऐसे कॉमेडी वाला भी दे देता है कि मन लगे कि वाह हंसते रहें बैठ के, तो जो हंसेगा तो उसका टाइम निकल जाएगा, है ना। तो ऐसा समझ गए क्या करता है, वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस कारण वह काला रंग का दिखता है। क्लियर है? स्कैटरिंग आप लोग समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग लाइट का समझेंगे वो हम लोग समझेंगे इंटरफेरेंस। मान लीजिए यह एक वेव है ना, ये वेव नंबर 1 है और यह वेव नंबर 2 है। अब यह दोनों वेव एक दूसरे पर सुपरपोजिशन कर जाता है। क्या हो गया? दोनों तरंग एक दूसरे पर सुपरपोजिशन कर दिया। और हम लोग वेव में सीख चुके हैं, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। इसी को हम क्या कहते हैं? आयाम, है ना। अगर आप इस वेव को सिंगल देखिएगा तो इस पॉइंट पे इसका आयाम कितना है? मात्र इतना है ना। अगर मान लीजिए हम इसको 1 सेंटीमीटर मान लेते उदाहरण के तौर पे, तो 1 सेंटीमीटर इसका आयाम है। इस वेव को देखिएगा तो यहाँ पे इसका आयाम कितना है? 1 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन जब ये दोनों तरंग एक दूसरे पे सुपरपोजिशन कर गया तो इसका आयाम कितना हो जाएगा? यह 2 सेंटीमीटर है। इसी चीज़ को हम लोग तो कहते हैं इंटरफेरेंस का परिभाषा में। जनरल कंपटीशन में आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसके अर्थ को समझना है, क्योंकि आपको कुछ उदाहरण देगा और उससे पूछेगा कि यह किस गुण के कारण होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 तरंग है, एक दूसरे पे क्या कर गया? ये अध्यारोपित कर गया, सुपरपोजिशन कर गया। और इसी को हम लोग आगे क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन करने के कारण कहीं कहीं पे आयाम या एम्पलीट्यूड ही तो है, बढ़ जाता है और कहीं कहीं पे आयाम घट जाता है। यानी कि देखिए इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे 0 हो गया एक तरह से। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस की परिभाषा में। इसी कारण क्या होता है? ये चमकीला चमकीला प्रतीत होता है। जैसे हम लोग देखें साबुन का बुलबुला, कभी कभी पे मस्त वो बुलू बुलू एकदम चमकता है और कहीं पे उदास टाइप का एकदम चमकता है। देखिए यहाँ पे मोरपंख भी है, ये मोरपंख आप लोगों को दिख रहा है। ये मोरपंख हम बहुत पहले सरस्वती पूजा से लाए थे, जब नर्सरी क्लास में थे। फिर इसको खिलाए तो पहले ये छोटा था, चौक खा के इतना बड़ा हुआ है। लेकिन अब तो 4-5 साल से चौक ख़त्म हो गया तो बेचारा का ग्रोथ रुक गया है। चलिए, तो ये मोरपंख आपको देखिए चमक रहा होगा मस्त, कहीं ब्लू ब्लू टाइप का, है ना। कभी चमक रहा है ये क्यों चमक रहा है? इंटरफेरेंस के कारण। मोरपंख जो चमकता है वह इंटरफेरेंस के कारण है। यहाँ पे शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप नज़दीक से देखिएगा तो यहाँ पे है ना, देखिए इस सेंटर पे आपको चमकेगा, फिर ये थोड़ा सा चमकीला प्रतीत होगा। ये सब होता है इंटरफेरेंस के कारण। लीजिए आप लोग इसको नज़दीक से देखिए, देखिए अब हमको यहाँ से और ज़्यादा वो चमकीला प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो ये सब किसके कारण होता है? इंटरफेरेंस के कारण होता है। तो आपसे पूछेगा कि मोर का पंख चमकता है क्यों? किस गुण के कारण? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण।
आप लोग कभी कभी देखते होंगे सड़क पे, गीला सड़क पे बारिश के मौसम में तेल गिर गया, ये बहुत चमकीला प्रतीत होता है। वो भी क्यों होता है? इंटरफेरेंस के कारण। बुलबुल का गर्दन वगैरह चमकता है, वो भी इंटरफेरेंस के कारण ही था। तो ये तो एक वो पूछेगा कि बारिश के मौसम में सड़क इंद्रधनुषी प्रतीत क्यों? तो वहाँ पे सामने आंसर है का इंटरफेरेंस, लेकिन थोड़ा सा भाषा का वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। वहाँ जब दे दिया कि बारिश का मौसम में, तो कॉमन सेंस लगाना कि यानी कि सड़क गीला हुआ है। इंद्रधनुष मतलब वही रंगीन को वह इंद्रधनुषी कहना चाह रहा है। ये सब किसके उदाहरण हो गए? इंटरफेरेंस के उदाहरण। तो आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि CD DVD भी चमकता है, तो क्या वो भी इंटरफेरेंस का उदाहरण है? तो नहीं, यहाँ पे आपको नोट देना है कि CD DVD का चमकना इंटरफेरेंस का उदाहरण नहीं है। वह किसका उदाहरण है? वह डिफ्रैक्शन का उदाहरण है। डिफ्रैक्शन मतलब जब साउंड का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आप लोग को डिफ्रैक्शन पढ़ाए थे। कोने से मुड़ जाने का गुण, किसी शार्प एज से जो मुड़ जाने का गुण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। अभी जब हम लोग ह्यूगन्स का देख रहे थे, तो ह्यूगन्स ने डिफ्रैक्शन का सिद्धांत दिया था, है ना? पत्ता अभी तक ही जीवित। यह देखिए, यह पत्ता में डिजाइनिंग है ना? लेकिन जब इस पत्ता का हम परछाई बनाने का प्रयास करेंगे तो डिजाइनिंग गायब है। यहाँ पे परछाई बन रहा है इसका, है ना? यानी क्या हुआ? लाइट मुड़ जा रहा है इससे, तभी तो इसका नहीं दिख रहा। लेकिन अभी आपको इसका डिजाइनिंग दिख जाएगा। अब दिखा डिजाइनिंग, परछाई में दिख रहा डिजाइनिंग, यानी कि डिफ्रैक्शन हो रहा है। इससे ये साबित होता है कि जो डिफ्रैक्शन है वो काफ़ी कम है। यानी कि अगर उसको काफ़ी नज़दीक रखेंगे तो फिर एकदम स्पष्ट डिजाइनिंग दिख रहा है ना? और दूर रख रहे तो एकदम गोल हो जा रहा है। यानी कि साउंड में जितना डिफ्रैक्शन होता है, साउंड ज़्यादा डिफ्रैक्शन करता है। कोने से उसमें मुड़ने का गुण ज़्यादा। जैसे गेट है तो अंदर से साउंड बाहर भी जा रहा है क्लियर, बाहर को कान लगा के सुन रहा है तो एकदम टनाटन कि फेस नहीं दिए हैं लेकिन साउंड क्लियर है। लेकिन लाइट का डिफ्रैक्शन कम है, तो बोलेगा सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन, कोने से मुड़ जाने का गुण। तो पत्ता गोल क्यों दिख रहा? इसी कारण दिख रहा है। आप लोग नानी घर जाते होंगे, गांव जाते होंगे, तो गर्मी का मौसम में पेड़ के नीचे बच्चा लोग डाल देता डेरा कि आम गिरेगा तो लूटल जाएगा। लेकिन पत्ता तो डिजाइनदार होता है, लेकिन परछाई ऐसे गोल टाइप का बन जाता है, नीचे छाया टाइप का। क्यों? डिफ्रैक्शन। ऊपर में चील, कौवा, एरोप्लेन उड़ रहा है, लेकिन उन लोग का परछाई नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन ज़्यादा हाइट रहेगा तो इतना ज़्यादा डिफ्रैक्ट हो जाएगा कि परछाई वो बनेगा ही नहीं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए और सोर्स ऑफ लाइट भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये पूरी संभावना है कि हम बहुत ज़्यादा इसको दूर करें तो पत्ता गायब हो गया, है ना? देखिए यहाँ पे है पत्ता का डिजाइनिंग, और हम इसको ऐसे करें, ये गायब हो गया क्योंकि ज़्यादा डिफ्रैक्शन हो गया। अब इतना ज़्यादा डिफ्रैक्शन हो गया कि परछाई बन ही नहीं रहा, लेकिन बहुत कम होता है। इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। इसका एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई आप तलवार या चाकू ले लीजिए। अगर आप चाहिएगा कि उसको हम परछाई में देख के ये पता कर ले कि इसका धार वाला साइड कौन सा है, तो आप पता नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? डिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। तो डिफ्रैक्शन आपको क्लियर है। नेक्स्ट गुण पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हम लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्या होता है पोलराइजेशन? किसी भी एक एक्सिस या उससे अधिक एक्सिस में प्रकाश के किरण के गमन को रोक देना, बाधित कर देना। प्रैक्टिकल करके भी हम लोग देखे थे। जैसे आप लोग लेज़र लाइट ले लीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसका क्या है? सिर्फ एक एक्सिस रहता है, वह सिर्फ एक ही एक्सिस में ट्रेवल कर सकता है। यहाँ पे आप एक उदाहरण दे देंगे, 3D होलोग्राम रहता नहीं किताब वगैरह में, होलोग्राम देख कर ही खरीदें। इसमें है क्या होलोग्राम? हाँ देखिए, है ना इसमें होलोग्राम। होलोग्राम देख कर खरीदी, चमक रहा है नहीं? हाँ, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। तो ये सब उदाहरण आपके पोलराइजेशन के ही हैं। हालांकि जब मेन कोर्स में सारा कुछ इसको एक्सप्लेन
किया जा चुका है। तो आप लोग इसको समझ गए। नेक्स्ट हम लोग जो गुण देखेंगे वह है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब नहीं, वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन मतलब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल कर जाता है तरंग बोले यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है उसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक माध्यम में गया यानी कि जिस माध्यम में गया टकरा कर उसी माध्यम में वापस आ गया, इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन मतलब माध्यम बदल जाता है, माध्यम उसका चेंज हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ पे हम लाइट को चलाएं, लाइट ऐसे आया, यहाँ पे हवा है और यह पानी। अब लाइट को तो ऐसे सीधा आना था, है ना, लेकिन लाइट वाले ड्राइवर साहब थोड़े से अच्छे ड्राइवर साहब नहीं है। कैसे हम लोग बाइक चलाते बाल हो गए तो घोलटानियाँ मार गए, तो ड्राइवर वाले भी, लाइट वाले ड्राइवर साहब भी उसने हैं। सीधा हाईवे है तब तो ठीक है, दमदनादन चल रहा है, और जहाँ इनको कुछ मीडियम बदल गया तो घोलटनियाँ मार देते हैं। लेकिन इनका नियम है कि कैसे घोलटनियाँ मारेंगे, ये नहीं कि हमेशा दाएं तरफ ही गिरेंगे, ये बायों तरफ भी गिर जाते हैं। तो जब हवा क्या है, एक ज़्यादा थोड़ा सा रेयर मीडियम है ना, और पानी को हम लोग कह सकते थोड़ा ज़्यादा डेंस है हवा के मुकाबले। तो जब रेयर टू डेंस जाता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? जब रेयर टू डेंस जाता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो लाइट का पथ था यानी कि जो पाथ था वह चेंज हो गया, कह सकते हैं। और यह चेंज किस तरफ हुआ, नॉर्मल की तरफ ही मुड़ेगा यह। इस चीज को कह सकते हैं ये किसके तरफ मुड़ा, नॉर्मल की तरफ मुड़ा। फ्रीक्वेंसी की भी चर्चा हम लोग वेव में किए थे। आप हवा में चल रहे हैं, अब आपको वही कमर भर डूबा पानी में आपको चलाया जाए, तो आपका जो वेग रहेगा चलने का वो बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। बस लाइट वाला ड्राइवर साहब के साथ भी यही घटना हो रहा है। पथ तो बदल गया, लेकिन क्योंकि यह रेयर से डेंस माध्यम में आ गए हैं तो इनका जो वेग है वह क्या होगा, घटेगा। एक और चीज की चर्चा भी किए थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी कैसा है, धड़कन। फ्रीक्वेंसी माने कि धड़कन। आप हवा में चल रहे हैं और आप पानी में चल रहे हैं तो धड़कन बढ़ेगा कि घटेगा? बराबर रहेगा धड़कन, कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी कि नो चेंज। क्लियर है? आप लोग को मेंस में ऐसे डायग्राम भी बनवाए थे चुट्टा टाइप का, कि यह सिर्फ आप ही समझेंगे, बाकी सबका आउट ऑफ द सिलेबस रहेगा। लेकिन इससे आप लोग तुरंत रिवाइज कर लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। हम सिचुएशन बदल देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि हाँ, पानी से हवा में कर देते हैं हम इसको। यहाँ हम कर देते हैं पानी और यहाँ पे हम कर देते हैं हवा। तो पानी ज़्यादा डेंस है हवा के मुकाबले, और हवा क्या है, एक रेयर मीडियम है। तो जब इधर आएगा तो ड्राइवर साहब किधर घूम जाएंगे, लाइट वाले, यह इधर की तरफ मुड़ जाएंगे, यानी कि नॉर्मल से दूर। तो यहाँ पे जो हम लोग किए थे चेंज तो होगा, लेकिन क्या होगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगा। नॉर्मल से दूर हो जाएगा। वेग बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यानी कि डेंस टू रेयर आएंगे तो वेग हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हम लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी नो चेंज। तो समझ गए यहाँ पे। अब सेटर इतना कोई हम बदमाश देखे हैं, वो क्या करेगा कि पानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और हवा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, अगर एक 500 हर्ट्ज वाला लाइट यानी कि किरण पानी से हवा में जाता है तो
हवा में उसका फ्रीक्वेंसी होगा, और ऑप्शन में दे देगा 500 हर्ट्ज, ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऐसे करके कुछ कुछ दे देगा। अब बच्चा लोग सोचता है कि 500 हर्ट्ज तो दिले है क्वेश्चन में तो आंसर में थोड़ा होगा 500 हर्ट्ज, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 500 हर्ट्ज ही आंसर होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है चाहे मीडियम कितना भी बदले। थोड़ा सा अगर उसको और कॉम्प्लिकेटेड पूछने का मन हो तो वो क्या पूछेगा कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। एक प्रकाश का किरण जिसका फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, और इसको नामकरण वो कर देगा आपको N1, ठीक है। वह पानी में, वह हवा में जाता है, पानी से हवा में जाता है, तो कौन सा कथन सही होगा, N1 बराबर N2, इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या दे देगा, N2 दे दिया, N1 बराबर N2, या फिर N1 ग्रेटर देन N2, या फिर N1 स्मॉलर देन N2। N1 इज इक्वल टू N2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में किसी तरह का बदलाव नहीं होता। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपको समझना रहता है वो सिर्फ आपको बेसिक लेवल से समझना रहता है, बस जो पूछने का तरीका है ना सवाल, उसको थोड़ा सा आपको टफ करता है। अगर इसमें आपका 10th लेवल तक क्लियर है, कुछ कुछ टॉपिक थोड़ा सा उससे हाई लेवल, तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ, आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया जाए, जो भी हम यहाँ पे समझा दें, ठीक, क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक, आप साइंस को बिल्कुल एकदम रगड़ देंगे, उसका धुरिया उड़ा देंगे। क्लियर है। और ये इन्वेस्टमेंट है, एक बार पढ़िए काम खत्म हो गया। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को भी गाड़ी अब चलाना सिखा दिए। आप लोग देख लिए रेयर टू डेंस, डेंस टू रेयर, तो क्या आप लोग यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं? कोई है यहाँ पे अच्छे ड्राइवर लाइट के जो बन सकते हैं? यह मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे हवा, और यहाँ पे लिखते हैं पानी। कोई है यहाँ पे जो पार लगा दे लाइट वाले ड्राइवर साहब को? लगाइए। हाँ, गाड़ी चलाइए। आपको आता था गाड़ी चलाने, लेकिन यहाँ बाइक नहीं चलाने, यहाँ पे लाइट चलाना है। लीजिए, आइए। सब ठीक है, आइए आइए आइए। उसमें पढ़ाई में सब चलता है, उतना थोड़े। आजकल तो ट्रेन में सब लोग ऐसे ही घूमते रहता है। हवा से आपको पानी में गाड़ी चलाना है लाइट का। सही है ये। और अभी आपको गाड़ी चलवाते हैं, रुक जाइए। अब ये पानी से गया कांच में, ग्लास में, अब गाड़ी चलाइए। पहले आपको नॉर्मल खींचना चाहिए ना। जब भी आपको ड्राइवर चलाना है तो सबसे पहले हाईवे तो देखिए, रोड तो पहले रोड बनाइए। ये लीजिए नॉर्मल बना दी। चलिए हम आपके लिए यहाँ पे नॉर्मल एक ड्रॉ कर दी, अब बनाइए। ठीक है, क्योंकि कांच पानी से ज़्यादा डेंस है। चलिए अब मान लीजिए कांच से चला गया हवा में, अब यानी कि यह नॉर्मल से दूर चला गया। चलिए, तो आप काफ़ी सही बनाए। क्लियर है। तो आप अच्छा ड्राइवर बन गए। अब तो ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाना चाहिए। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा बनाए, सही बनाए। तो इसी टाइप का आपको सवाल हो सके पूछ दिया जाए, है ना, डायरेक्ट पूछ दे कि पानी से हवा में जा रहा है, हवा से पानी में, कांच से पानी में, कांच से हवा में, तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल से दूर मुड़ेगा। अब ये सबसे आपको डर नहीं लगेगा, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, चटनी वाला क्वेश्चन है। सवाल में क्या कर दिया जाए, मान लीजिए आपको एगो कांच के सिल्ली दे दिया जाए, है ना, ग्लास का कुछ मान लीजिए मोटाई है। जैसे कि मान लीजिए यह हम लोग उदाहरण लेते कि यह मेरा फ़ोन जो है कांच है, तो इसका कुछ मोटाई हो गया। लाइट आएगा यहाँ पे, तो इस डिस्टेंस जो यह जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं,
तो यह 1 सेंटीमीटर तो कांच में ट्रेवल करेगा, फिर वो निकलेगा यहाँ से तो फिर वो हवा में इन हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए ऐसे आपको सवाल दे दिया जाए कि कुछ कांच की मोटाई है, कितना भी सेंटीमीटर दे दे, 12 दे दे, 50 दे दे, कुछ भी सेंटीमीटर दे दे, और यहाँ पे आपको गाड़ी चलाना है लाइट का, तो कैसे होगा। यहाँ पे लाइट आया, कांच में इन किया। अब कांच क्या है, हवा से ज़्यादा डेंस मीडियम है, तो इसको जाना तो ऐसे था लेकिन यह चला जाएगा ऐसे। यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर यहाँ पे यह कांच से निकलेगा, तो इसको जाना था ऐसे लेकिन यह थोड़ा सा नॉर्मल से मुड़ जाएगा, है ना। और इसको भी हम लोग ऐसे थोड़ा कर देते हैं। और यह जो बीच में आपको डिस्टेंस दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। ये ऐसा नहीं सोचिए कि डी को हम डिजाइन में लिखें, डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो अब कुछ इससे जुड़े हुए हम लोग सवाल बनाएंगे और देखते हैं आप लोग कैसा जवाब देते हैं उसका। मान लीजिए एक तालाब है, तालाब के अंदर क्या होगा, क्रोकोडाइल, पानी, हाँ पानी होगा, सही बात है, तालाब है तो पानी होगा ही। इसके अंदर एक हम बना लेते हैं यहाँ से अपना मछली। ये मछली का नाम क्या है, जेगुआर। जेगुआर जानवर नहीं, मछली का नाम है जेगुआर। अब यह मछली एक आदमी को देख रहा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। मछली किसको देख रहा है, आदमी को दिख रहा है, तो मछली को आदमी दिखेगा। ऑप्शन ए बड़ा दिखेगा, मतलब एक्चुअल साइज से ज़्यादा बड़ा। ऑप्शन बी एक्चुअल साइज से छोटा दिखेगा। ऑप्शन सी उतना ही बड़ा दिखेगा जितना बड़ा आदमी है। क्या होगा इसका सही आंसर, बड़ा दिखेगा। क्यों आप लोग बड़ा कह रहे हैं, क्यों, डेंस से रेयर में जा रहा है, तो डेंस में से रेयर में जाएगा तो बड़ा दिख जाएगा। अच्छा आपका, अच्छा ये बताइए, मछली आदमी को देख रहा है तो किरण मछली से आदमी तक कि आदमी से मछली की आंख तक, अच्छा आप बोर्ड को देख रहे हैं तो प्रकाश की किरण आपके आंख से बोर्ड तक कि बोर्ड से आपके आंख तक, बोर्ड से आंख तक। बल्ब जल रहा है, लाइट, प्रकाश आया, इस पे पड़ा, रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख तक। अगर हम लोग के आंख में प्रकाश रहता तो बल्ब टाइप का टिन टिन वो भी चमकता। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मछली आदमी को देख रही है तो लाइट जो है वह आदमी के शरीर से टकरा कर मछली की आंख तक आएगा। तो लाइट जो ट्रेवल करेगा, मान लीजिए यहाँ से ट्रेवल किया लाइट, है ना, मैक्सिमम पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से ट्रेवल करेगा। लेकिन अब क्या हो गया, ये लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आ गया, तो इस लाइट को जो ट्रेवल करना था ऐसे, क्या लाइट ट्रेवल कर जाएगा ऐसे। लेकिन देख कौन रहा है, मछली देख रहा है, तो मछली देखेगा इसके सीधा में, तो मछली जब इसके सीधा में देखेगा तो मछली ऐसा दिखेगा उसको कुछ। तो मछली लोग आपस में बात करता है कि बाप रे बाप, कोई भी आदमी 15 फुट से नीचे का तो है ये नहीं है ना, यही ना बात करता है आपस में मछली। उसका आप पकड़ने जाए तो मछली तुरंत भाग जाता है। तो समझ में आया ये कैसे हुआ। हाँ, आपको टेक्स्ट बुक वगैरह मिल जाएगा कि हाँ आदमी मछली को देख रहा है, या आदमी से आपको तल दिखवा देगा कि बर्तन का तल ऊपर दिखाई देता है। क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स कर दी, अब मछली आदमी को देख रहा है ना, इक्वालिटी। मछली को कम क्यों समझे, मछली आदमी को देख रहा है, तो मछली क्या देख रहा है कि आदमी तो कोई 15 फुट से बड़ा है ये नहीं है, छोटा है ये नहीं है, जितना लंबाई रहेगा उससे ज़्यादा लंबा दिखेगा। क्लियर है। कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए, बहुत आसान सवाल है। तारे टिमटिमाते हैं ग्रह नहीं, क्यों। तारे टिमटिमाते हैं ग्रह नहीं, क्यों।
आप लोग बचपन में इसका आंसर रटे होंगे, क्योंकि तारा का अपना रोशनी होता है इसलिए वो टिमटिमाता है ना। तो अपना रोशनी तो सूरज का भी होता है, तो वो क्यों नहीं टिमटिमाता। ये बल्ब भी तो बेचारा अपना रोशनी लिए बैठा है, तो ये क्यों नहीं टिमटिमा रहा। तो वह एक्सप्लेनेशन गलत है ना। वह कुछ इतना ही सही है जितना आप बचपन में सीखे थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फिर धीरे धीरे आप बड़ा होते गए और स्टार आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, अब वो बहुत ज़्यादा विशाल हो गया, इसलिए टिमटिमाते हैं तारे। मतलब प्रतीत होता है, टिमटिमाता नहीं है, हमें प्रतीत होता है टिमटिमाते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और बहुत तरह के मीडियम से वो आ रहा है। तो क्योंकि मीडियम से आ रहा है तो हल्का सा क्या लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस मीडियम से उतने सारे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो हम लोग को क्या एक फ्रैक्शंस में दिखते हैं वो। इस कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते क्यों, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में ही तो होता है, मीडियम बदलता है। हाँ, अगर रिफ्रैक्शन के साथ आपको अगर डिस्टेंस भी दिया है ऑप्शन में, तो फिर आप ऑप्शन ई मारेंगे बीपीएससी के हिसाब से। नहीं तो ये सवाल आपको बेसिकली रिफ्रैक्शन में पूछा जाता है। वाई, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि अलग अलग मीडियम है ना, डेंस है। तारा कहाँ से आ रहा है, फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो इन करेगा, अलग अलग डेंसिटी है तो अलग अलग उसका पाथ बदलता चला जाएगा, तो वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर है इसका जवाब। बर्तन में पानी भर देने से उसका तल ऊपर दिखता है, क्यों। ये बर्तन है ना, और ये बर्तन का तल है। आप लोग चाहें तो इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, अब मेला वेला में अच्छा खासा आप लोग पैसा भी कमा सकते हैं। आप लोग देखे होंगे, एगो चूड़ी डाल देगा बीच में और सिक्का डालिए और आपको दुगना मिलेगा। आप कितनों प्रैक्टिस कीजिए वो सिक्का दाएं भाग जाता है, क्योंकि उसमें चूड़ी सीधा रखा ही नहीं होता। बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वो लगता है कि यहाँ रखा हुआ है। तो अगर वो जहाँ दिख रहा है ना आपको ऊपर से, आप उसका थोड़ा सा दाएं बाएं डाल के देखिए, और एक बार जब आप पकड़ लिए किस पोजीशन पे है, फिर तो लाओ भाई हम 5 रुपया डालते हैं, हर बार हमको मिलेगा 10। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बर्तन का तल है, यहाँ पे मनुष्य खड़ा है। अब आदमी बर्तन को देख रहा है, यानी कि बर्तन के तल से लाइट आदमी की आंख तक। तो आदमी जो देखेगा, जो लाइट ट्रेवल करेगा, वो यहाँ से इधर ट्रेवल किया है ना। लेकिन अब इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे ही चला जाता, लेकिन यह कैसे चला जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, है ना, ये इधर मुड़ जाएगा। और आदमी जब इसको सीधा में देखेगा तो यह तल को कुछ यहाँ पे ऐसे देखता है। क्लियर है। तो यह क्यों हो रहा है, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण ही हो रहा है, क्योंकि लाइट कैसे ट्रेवल कर रहा है, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरह। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोग को क्लियर है। यदि हवा न रहे तो दिन, यदि हवा न रहे तो दिन की अवधि छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या नो चेंज। सवाल आप लोग को क्लियर है। अच्छा, ठंडा में कहते हैं ना, नहीं आप लोग लगता है सवाल थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं इसको और अच्छे से। ठंडा में आप लोग कहते हैं कि दिन छोटा हो जाता है, गर्मी में कहते हैं कि दिन बड़ा हो जाता है। तो बताइए दिन कौन सा आदमी है भाई वो कि बड़ा छोटा हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि दिन की अवधि छोटी हो जाती है। जैसे कि आप गर्मी में देखिएगा तो 5 बजे क्या हो रहे, सूर्य भगवान एकदम सबको उठा दे रहे हैं, और डूब रहे हैं कितने बजे, 7 बजे। हम एक बार गए हुए थे राजस्थान का सबसे एकदम, राजस्थान पाकिस्तान का बॉर्डर पे लगता है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक जिला लगता है, अभी नाम उसका बोल रहे हैं। वहाँ पे 8 बजे तक ऐसे दिन है, रात का 8 बजे तक वहाँ पे दिन लगता था। तो आप देखिए यहाँ पे क्या 5 बजे सूरज भगवान उठ जा रहे हैं और 7 बजे डूब रहे हैं, तो दिन की अवधि कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 14 घंटा है ना, 14 आवर। तो ऑटोमेटिकली रात की अवधि घट जाएगी। और ठंड का मौसम में क्या होता है, 9 बजे निकलिए रहे हैं और 4:30 बजे डूब जा रहे हैं, तो दिन की अवधि छोटी हो गई। तो इस हिसाब से दिन छोटा और बड़ा हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में। तो यहाँ पे सवाल है कि हवा नहीं रहेगा तो दिन का अवधि छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्या लगता है आपको। छोटा हो जाएगा, वो
बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या कहना है? छोटा हो जाएगा। 2 को ही तो ऑप्शन है, सी भी मारिए दीजिए लगले, किसी न किसी का तो सही हो ही जाएगा। यह धरती है, यह सूरज है। अब हवा नहीं रहा मान लीजिए। अच्छा, पहले हम एक सिचुएशन कंपेयर करते कि हवा है, जैसे अभी प्रेजेंट में धरती पे क्या है, एटमॉस्फेयर है इसके चारों तरफ। सूरज का जो लाइट आ रहा है वो ऐसे भाग जाता, सूरज का लाइट ऐसे भाग जाता, लेकिन क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक डेंस मीडियम है, तो मुड़ेगा और यह मुड़ के इधर की तरफ आएगा और हम लोग को यहाँ पे लाइट दिख जाता है। जब हवा नहीं रहेगा तो क्या मुड़ेगा लाइट? नहीं मुड़ेगा, यहाँ से आएगा और ये सीधे ऐसे चला जाएगा। यानी कि अगर हवा नहीं रहेगा तो दिन की अवधि छोटी हो जाएगी और रात की अवधि बढ़ जाएगी। क्लियर है? क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या करता है, लाइट को एक तरह से मोड़ने का कार्य करता है, एक डेंसर मीडियम को क्रिएट करता है। तो उस कारण एक्चुअल में अगर आप देखिएगा, अगर आप यहाँ पे खड़ा हैं तो सूरज तो डूब चुका है, सूरज इसके नीचे आया मतलब सूरज डूब चुका है, लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर के कारण हम लोग को लाइट दिखता है, हम लोग उसको दिन मानते हैं। तो ये एक अच्छा बेहतरीन सवाल है कि हवा ना रहे तो दिन की अवधि घट जाएगी, कम हो जाएगी, छोटा हो जाएगा। ये सवाल तो अभी बना ही चुके हम लोग, जल के अंदर से मछली। अच्छा, एक सवाल है, आकाश में उड़ रहा बगुला जल के अंदर मछली को देखता है और मछली बगुला को देखता है, तो ऑप्शन ए मछली कुछ ऊपर और बगुला कुछ नीचे दिखेगा, ऑप्शन बी मछली कुछ नीचे और बगुला कुछ ऊपर दिखेगा, ऑप्शन सी दोनों कुछ ऊपर दिखेगा, और ऑप्शन डी दोनों कुछ नीचे दिखेगा। देख कौन रहा है? दोनों देख रहा है, दूसरे को। बगुला मछली को देख रहा है और मछली बगुला को देख रहा है। मछली मछली थोड़ा ऊपर दिखेगा। अच्छा, दोनों ऊपर दिखेगा। और आपका? दोनों ऊपर दिखेगा। आप लोग सभी का दोनों ऊपर दिखेगा ही चॉइस है, तो आप लोग का जवाब सही है ना? आप लोग समझ गए हैं इस डायग्राम को, ये सब चीज़ रटने वाला नहीं है। वो बगुला दिखा रहा है, मछली दिखा रहा है, हो सके वो चील से आपको मछली दिखवा दे, या मछली ही चील को देख के डर रहा है, किसी को भी कुछ को दिखा दे वो। तो यहाँ पे क्या होगा, बस उस डायग्राम को हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे पानी बना दिए हैं, है ना, यहाँ पे हम एक मछली बना देते हैं और यहाँ पे हम एक बगुला बना देते हैं, ये पंख है बगुला का। अब क्या हो रहा है कि बगुला मछली को देख रहा है, तो ये मीडियम ऐसे आना चाहिए था, लाइट ऐसे निकल जाता, लेकिन क्या रे टू डेंस है तो यहाँ आ गया, तो मछली थोड़ा सा इसको ऊपर दिखाई देगा और मछली को बगुला भी थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ऊपर दिखेगा। क्लियर यहाँ पर? चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, कल बाकी हम लोग लाइट को आगे सीखेंगे।